हेलो, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा सेशन है जिसमें हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को कैरी ऑन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पुनर्जागरण को देखा, फिर हम लोग ने इंग्लैंड की क्रांति और फिर अमेरिका की क्रांति, और आज जो बारी आ गया है वो फ्रांस की क्रांति पढ़ने की जो है समय आ चुकी है। तो लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, दैट इज फ्रांस की क्रांति। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो टॉपिक्स हैं ये कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम में जो है इंपॉर्टेंट है। लाइक ICAR अभी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम कुछ ही दिन बाद है, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको एक ओवरव्यू देंगे कि किस तरह से ये क्रांति प्रारंभ हुई, रीजन क्या थे, ये सारी बातें पूरी घटना में आपको पहले एकदम कम ड्यूरेशन में बता दूंगा। उसके बाद हम आएंगे उन तमाम चीजों पे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अमेरिका की क्रांति में बताया कि अमेरिका की क्रांति हुई जिसमें लोगों ने क्या किया कि ये बोस्टन जो बंदरगाह थी वहां पे लोगों ने विद्रोह किया, और बहुत ही बहुत ही आसानी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही जल्दी क्या हुई, वहां पे जो है नई संविधान बन गई। जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट क्लास अगर आपने किया होगा तो आप बिल्कुल जान रहे होंगे कि क्या हुआ था कि जो इंग्लैंड जो अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाया था, तो इंग्लैंड ने और अमेरिका ने जो संधि करी थी वो संधि एक्चुअली में फ्रांस में ही हुआ था। तो फ्रांस में जो हुआ था, अगर मैं आपको मैप में ले चलूं तो आप ये भली भांति देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया देखिए फ्रांस में क्यों, क्योंकि ये जो अमेरिका है ये इन्वाइट कर रहा था किसे, इंग्लैंड को इन्वाइट कर रहा था कि आप यहाँ आए और हमारे स्वतंत्रता पत्र पर जो है हस्ताक्षर करें। और इंग्लैंड वाले जो है यूके वाले ये अमेरिका को बुला रहे थे, लेकिन दोनों को आप एक दूसरे से डर लगता था, हम जाएंगे तो कहीं हम मारे जाएंगे और ये जाएंगे तो कहीं ये मारे जाएंगे। इसीलिए ये बात जो है ना बहुत ही वो हो रही थी कि आप आओ वाली कंडीशन हो गई थी। तो क्या हुआ कि फैसला हुआ लास्ट में कि क्यों ना इसका जो मतलब ये स्वतंत्रता पत्र पर हस्ताक्षर जो है ये पेरिस, फ्रांस के पेरिस में जाए। आप सबको ये पेरिस फ्रांस दिख रहा होगा क्लियरली, ठीक है, ये वाला जो एरिया पेरिस फ्रांस। तो क्या हुआ कि पेरिस में जो है समझौता हुआ, और लुईस 16 वहां के राजा थे जिन्होंने कहा कि हाँ इंग्लैंड वाले तुम जो है अत्याचार कर रहे हो अमेरिकन वालों पे, उनके स्वतंत्रता पत्र पर हस्ताक्षर करो। फिर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ और वहां पे क्या हो गया, अमेरिका आजाद हो गया। लेकिन अमेरिका के आजाद होने से 3 समस्याएं सबसे पहले आई। अगर मैं अमेरिका की समस्या को सर्वप्रथम देखने की बात करूं तो अमेरिका में 2 समस्या आई। सबसे पहला समस्या रंग भेद का समस्या आया, गोरे लोग और काले लोग, और दूसरी सबसे विकट समस्या अमेरिका के पास आई दास प्रथा। दास प्रथा मतलब जिस तरह से हम जानवरों को, लाइक गाय को, बकरी को, या जैसे मतलब कई सारे ऐसे जानवर जिसको हम खरीद लेते हैं एक बार परमानेंट, तो फिर हम उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। आई मीन कि उससे हम काम करवा सकते हैं, उससे दूध निकाल सकते हैं, ये हमारा अधिकार हो जाता है। उसी तरह से अमेरिका में दास हुआ करते थे जिनको एक बार परमानेंट खरीद लिया जाता था, तो फिर उससे जो मर्जी वो करवा सकते हैं, जो मर्जी चाहे वो करवा सकते हैं, बस उन्हें खाना देना है। वो भी कितने लोग ऐसे थे कि उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देते थे, इतना ही खाना देते थे जिससे वो जीवित रहे और काम कर सके। तो क्या हुआ कि ये दोनों ही बातें अमेरिका में बहुत ही बुरी तरीके से पनप रही थी। और वही तीसरी जो कांड हुई, तीसरी कांड फ्रांस में हो गई, क्योंकि फ्रांस के लोगों ने देखा कि अरे हमारे ही देश की राजधानी में बैठ के अमेरिका को स्वतंत्रता मिल गया और हम पर अत्याचार कौन देखेगा, हम पर अत्याचार हो रहा है, इसको कौन करेगा भाई। तो बस फ्रांस वाले ने कर दिया विद्रोह शुरू। लेकिन अब विद्रोह शुरू करेंगे तो वो एक दूसरी डायरेक्शन में हम चले जाएंगे, फ्रांस की क्रांति में घुस जाएंगे। उससे पहले हम फटाफट अमेरिका की दोनों समस्याओं का हल देख लेते हैं। जो रंग भेद की समस्या आज भी कुछ हद तक है, लेकिन बहुत ज्यादा सुधार हो गया, क्योंकि ओबामा काले रंग वाले इंसान थे जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले वो क्या थे, राष्ट्रपति थे। तो इस तरह से वहां रंग भेद खत्म हो गया। काले, अगर बात करें कि काले रंग भेद के खिलाफ किसने काम किया अमेरिका में, तो आपको याद रखना है कि काले के खिलाफ मार्टिन लूथर किंग। अब आप कहेंगे ये मार्टिन लूथर किंग तो हमने इंग्लैंड में बताया था, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनका क्या नाम था पूरा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर इनका नाम था, जिन्हें ब्लैक गांधी के भी नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो वो वाले मार्टिन लूथर किंग अलग थे, उन्होंने इंग्लैंड में किया था पुनर्जागरण के समय, वो पॉप जो है कैथोलिक पॉप का विद्रोह किया था, वो मार्टिन लूथर किंग इंग्लैंड की क्रांति में थे। क्लियर है। और ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है ये अमेरिका की क्रांति में, अमेरिका में जो रंग भेद का समस्या आया आजादी के बाद, उसके खिलाफ लड़ा इन्होंने। और दूसरी जो समस्या आई, दूसरी समस्या वहां दास प्रथा वाला जो मैंने आपको जस्ट बताया, इसके खिलाफ अब्राहम लिंकन ने जो है खुलकर लोगों के सामने विद्रोह किया। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र का अर्थ ही क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होता है वो बाय द पीपल फॉर द पीपल होता है, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल वाला जो कंडीशन था, जो थॉट्स है इतना पॉपुलर है कि आप सब जानते हैं। तो ये क्या होता है, उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा बताया, लोगों को बताया कि लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो गवर्नमेंट है वो जनता के लिए है, और यहाँ जनता पर अगर संहार होता ही रहा और जनता पर इस तरह का दबाव बनाया गया कि उसको दास बनाकर अगर रखा जाए तो फिर ये काहे का लोकतंत्र है। तो उन्होंने क्या किया, इसके खिलाफ बहुत ही बेहतरीन तरीके से विद्रोह किया, लोगों को समझाया, बताया, और क्या हुआ कि उस दोनों ही चीजों में सुधार लगभग हो गई। काले और गोरे की बात करें तो थोड़ा मोड़ा तो अभी भी है, लेकिन वो धीरे
धीरे ठीक होने के कगार पे है। जिस तरह हमारे यहाँ धर्म को लेकर होता है, अभी तो बहुत बवाल चल रहा है, तो धर्म पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ओवरऑल पुनर्जागरण मैंने आपको बहुत ही अच्छे से धर्म के बारे में बताया। तो अब हम आते हैं फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस में क्या हुआ कि अब फ्रांस के लोगों ने क्या करा कि मतलब फ्रांस के लोगों और राजाओं के बीच मतभेद होना शुरू हो गया, क्योंकि राजा धन के पीछे बहुत ज्यादा फोकस करता था। राजा बहुत ही लोभी था, धन के पीछे वो बहुत ज्यादा लीन रहता था, और इस बात से लोग बहुत परेशान रहते थे क्योंकि लोगों पर अत्यधिक कर लगाया जाता था। एक एक ऐसी महिलाएं थी कि जो 3-3 दिन तक खाना नहीं खाई थी, 3-3 दिन तक रोटी के लिए तरसती थी। मैं आपको एक बात बताता हूं कि लुईस 16 जो है, जब अपनी पत्नी के साथ एक बार रथ यात्रा कर रहे थे वहां पर फ्रांस में, तो जब वो रथ लेकर महारानी वहां से गुजर रही थी, तो वहां पे कम से कम 100-200 लोगों ने क्या किया, महारानी के रथ के पीछे दौड़ी, मतलब महिलाएं थी, खास करके महिलाएं उनके रथ के पीछे दौड़ी। जिनके गोदी में बच्चा था छोटा छोटा, उन लोगों ने 3-3 दिन से खाना नहीं खाया था। उन्होंने महारानी से आग्रह किया कि रोटी 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 करके चिल्लाई। तो महारानी पूछती है अपनी सहेली से कि ये लोग रोटी रोटी क्यों बोल रहे हैं। तो उसकी दोस्त बताई कि इन्हें रोटी नहीं मिलता है। तो महारानी क्या बोलती है कि रोटी नहीं मिलता है, ब्रेड खा लो, केक खा लो। अब आप सोच सकते हैं, अब आप समझ सकते हैं कि उस महारानी के सोच पे आपको ताजुब लगेगा कि उसने आज तक गरीबी देखा ही नहीं, और वहां की जनता 3-3 दिन तक भूखी थी। तो इन सब से क्या हो गया कि जनता पर जो मतलब इस तरह का दबाव आ रहा था, जनता बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। राजा की तानाशाही से, राजा के अत्यधिक खर्च से, राजा के अनावश्यक कर से परेशान होकर जनता क्या करने लगी थी, राजा का बहुत ज्यादा विद्रोह करने लग गई थी। और राजा का विद्रोह करने की वजह से उन्होंने क्या किया, एक ग्राउंड में, एक टेनिस के ग्राउंड में शपथ लिया, और शपथ लेने के बाद क्या किया कि उन्होंने ही अमेरिका में, जिस तरह से जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिका को आजाद कराया, इन्होंने भी शपथ लिया कि लुईस 16वां का शासन खत्म करेंगे और अपने फ्रांस को आजाद करेंगे। तो इसमें दो बातें सबसे महत्वपूर्ण होती है, जस्ट अमेरिका की क्रांति की तरह। जैसे अमेरिका की क्रांति में हम लोगों ने दो चीज पढ़ा, स्टैम्प एक्ट, देन द सेकंड वन इज, कौन सा था, फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएं कौन सा बंदरगाह था। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर इसको मेंशन करेंगे। और उसी तरह से यहां फ्रांस में दो क्रांति सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ने हैं। पहला है टेनिस कोर्ट ओथ शपथ, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सेकंड है वास्टिल दुर्ग का पतन, और तीसरा है चुड़ैल का धावा। तो टेनिस कोर्ट वाला ओथ जो है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये चुड़ैलों का धावा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वास्टिल दुर्ग का पतन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, ओवरऑल कहानी आप लोगों ने समझा कि किस तरह से घटना हुई। लोग जो है राजा के शासन से उब गए थे, जिसके वजह से क्या हुआ, विद्रोह हुआ, और उन लोगों को एक एग्जाम्पल भी मिल गया कि किस तरह से उनके राजधानी में बैठ के अमेरिका को आजाद कर दिया गया। तो इन लोगों ने क्या किया, बाकी तमाम चीजों को देखते हुए इन लोगों ने भी क्या किया, राजा का विद्रोह शुरू कर दिया, और बहुत ही जल्दी फ्रांस आजाद हो गया। लेकिन इसके बीच में और भी कई सारी घटनाएं हुई जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कोई अगर अमेरिका का आदमी या फ्रांस का आदमी बैठ के हमारे यहाँ का अगर इतिहास को पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ेगा, 1857 की क्रांति पढ़ेगा, भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेगा, उसके बाद देश आजाद कर लेगा, और कुछ पढ़ेगा जी, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेगा। तो हम लोग को भी बस उतना ही पढ़ना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब उनको क्या मतलब है अमेरिका वालों को कि हमारे यहाँ चौरा चौरी कांड हुआ, कोई मतलब बनता है, नहीं पढ़ेंगे ना वो लोग। तो उसी तरह से हमारे जो एग्जाम में पूछता है उसको फोकस करेंगे, और जितनी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है उसको फोकस करेंगे। तो चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं कि वो बातें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्रांति के अगर कारण की बात करें तो हमने आपको सारी बात बताई कि राजा क्या हो गया था, निरंकुश होने लगा था। निरंकुश क्या मतलब, देखिए कहीं ना कहीं उसको सलाह देने वाला तो होगा, इसीलिए उसकी बात नहीं मान रहा होगा, तब तो निरंकुश हुआ होगा। तो देखिए कि वहां की संसद में 3 तरह की संसद के पार्ट हुआ करते, जैसे हमारे यहाँ 2 होता है ना, हमारे 2 होता है राज्यसभा लोकसभा, उसी तरह से इनके यहाँ क्या होता था, 3 सभाएं हुआ करती थी। ठीक है, 3 सभा में एक सभा होता था किनका, तो पादरी लोगों का होता था। पादरी मतलब वहां के पुजारी लोगों का होता था। अब सोच लीजिए कि धर्म कितना इनके सर पे चढ़ा हुआ था। एक पादरी का होता था, दूसरा कुलीन वर्ग होता था। कुलीन मतलब होता है व्यापारी वर्ग, जो अमीर लोग होते उनका हुआ करता था, और तीसरा जन साधारण का हुआ करता था। देखिए सोचने की बात क्या है, यहाँ के जन साधारण की संख्या 621 थी, और अगर कुलीन वर्ग की बात करें तो 285, और पादरी की बात करें 308। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो जनता ऑलरेडी ज्यादा है, लेकिन देखिए क्या होता था, ये दोनों पादरी और कुलीन हमेशा एक हो जाया करते थे, और जानबूझ के इनके सीटों को इस तरह से बांटा गया था कि दोनों मिलकर जनता से हमेशा अधिक हो जाए, और राजा की बात, कुलीन वर्गों की बात, पादरी की बात हमेशा आगे रहे। बात समझ में आई ओवरऑल। तो देखिए अब आपको आगे और भी बात बताते हैं। पादरी तथा समान को कर से दूर रखा। देखिए जैसे कि एक क्या किया कि जब ये लोग विद्रोह करने लग गए, वहां की जनता जब विद्रोह करने लगी राजा का, तो इन्होंने क्या किया, विद्रोह करने के पीछे रीजन क्या होता है इसे देखिए। जैसे कि राजा सिर्फ अपनी बातों को देखता था, राजा सिर्फ व्यापारियों को बातों को देखता था कि व्यापारी को लाभ कैसे हो। राजा धन के नशे में इतना चूर था कि उसे गरीबी नाम की चीज पता ही नहीं थी। उसकी रानी आज तक गरीबी देखी नहीं थी, इतनी नहीं देखी, इतना ज्यादा, इतना मतलब इलिटरेट टाइप का सोच था उनका कि उनको ये पता ही नहीं था कि आदमी
आदमी जो रोटी मांग रहा है वो ब्रेड कहां से खाएगा, वो केक कहां से खाएगा, तो उसे कहती है केक खा लो, ब्रेड खा लो। समझ गया ना। हमारे यहाँ तो एक विधायक के पीछे भी अगर कोई दौड़ गया ना, तो विधायक पता नहीं उस गांव के लिए कितना भी घुसखोर क्यों ना कुछ तो जरूर करके जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब हम देखते हैं कि जैसे कि राजमहल में धन की पानी की तरह बहाना, राजमहल में राजा क्या करता था, धन को एकदम पानी की तरह बहाता था। इंग्लैंड के साथ लगातार युद्ध होता रहता था, क्योंकि इंग्लैंड तो उस पर उपनिवेश बना हुआ था ना, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड तो उसे उपनिवेश बनाकर रखा हुआ था ना, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के साथ तो विवाद होना ही था। और इंग्लैंड के साथ विवाद होने की वजह से ही तो उसने इंग्लैंड पे दबाव बनाया कि अमेरिका को स्वतंत्र करो और पेरिस में समझौता करवाया। संसद में जनता का बात न सुना जाना। अब संसद में क्या होता था कि जनता के, देखिए जनता यहाँ पे 621 है, लेकिन कुलीन और पादरी को एक साथ मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 621 से कहीं ज्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए जनता की बात को हमेशा इग्नोर कर दिया जाता था, उन पे बेवजह जो है अनावश्यक कर लगाया जाता था। संसद में जनता की बात को न। फ्रांस की संसद, देखिए फ्रांस की जो संसद थी, इस संसद को स्टेट जनरल कहा जाता था। क्या कहा जाता है, स्टेट जनरल, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट कहा जाता है उसी तरह से। उसके बाद इसमें 3 वर्ग थे, मैंने आपको बताया, पादरी, कुलीन और जनसाधारण वर्ग थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि जनता जो थी, जनता वो हमेशा सरकार को क्रिटिसाइज करती थी, उन्हें गलत साबित करती थी, उनका विद्रोह करती थी, उनका विरोध करती थी। सही बात है ना कि आप जनता के अगेंस्ट जाएंगे तो सिंपल सा बात है कि जनता विरोध तो करेगी भाई, अपने हक के लिए तो एटलीस्ट बोलेगी ना। तो जनता यहाँ क्या करी, विद्रोह करती थी। और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जनता जो है ना, यहाँ पे जनता किधर बैठती थी, तो लेफ्ट साइड में बैठती थी, ठीक है, लेफ्ट साइड में बैठती थी। अगर देखिए आप अपने हिसाब से देखिएगा तो देखिए मेरा लेफ्ट तो ये अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये वाला लेफ्ट आता है, क्लियर है। तो ये लेफ्ट साइड में बैठती थी। तो लेफ्ट साइड में बैठने की वजह से क्या होता था कि इसे लेफ्ट विचारधारा कहे जाने लगा। आज भी हमारे यहाँ क्या हुआ कि एक प्रथा चल गई कि जो सरकार का विरोध करता है उसको लेफ्ट सोच वाला, या हिंदी में वामपंथी विचारधारा के लोग कहते हैं, जो सरकार का हमेशा क्रिटिसाइज करता है। तो ये बातें कहां से आई, वामपंथी और लेफ्ट विचारधारा कहां से आई, तो फ्रांस की क्रांति से ही आई, और फ्रांस से ही ये परंपरा चलता आया। तो ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिए 1789 में राजा ने एक नया कर लाया। अब देखिए राजा की कहानी, राजा ने क्या किया, 1789 में एक नया तरीके का कर लाया जो केवल जनता पर लागू होती थी, केवल जनता पर, न तो कुलीन पर न तो पादरी पर, सिर्फ और सिर्फ जनता पे आता था। भाई जनता ने विरोध किया कि ऐसा कोई कर होता है क्या। अब आप खुद की सोच के देखिए कि सरकार को ऐसा टैक्स लाए जो सिर्फ स्टूडेंट पे लगेगा। स्टूडेंट क्या करेंगे, दिल्ली चलो, हो गया आंदोलन, भयंकर आंदोलन होगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो राजा इतना बेवकूफ है नहीं कि इस तरह का कर करेगा। लेकिन देखिए जनता जब विद्रोह कर रही थी तो क्या किया राजा ने, इस पे एक्स्ट्रा कर लगा दिया ताकि कर के अंदर ही ये हमेशा के लिए क्या रहे, दबे रहे। तो इस तरह से क्या किया इन्होंने, 1789 में राजा ने एक नया कर लाया जो केवल जनता पर लागू होता था। अतः तृतीय सदन, जो जनसाधारण का तृतीय सदन था, इसको क्या किया, इसने कर का विद्रोह किया। सिंपल सा बात मैंने बताया आपको, कर का विद्रोह किया, जिस कारण राजा जो थे लुई 16 ने तृतीय सदन को ही भंग कर दिया। अब देख लीजिए भाई साहब, इन्होंने क्या किया कि जैसे ही जनता इनका विरोध किया, इनको पूरी तरह से क्या कर दिया गया कि इनको भंग कर दिया गया, कि इन संसद की मान्यता खत्म कर दी, और यहां से कांड शुरू होता है। जैसे ही इन्हें क्या किया गया कि यहां से इन्हें मतलब सदन की जो मतलब अध्यक्षता कर रहे थे या सदन में जो पावर था उन्हें पूरी तरह से निलंबित कर दिया। अब ये लोग यहीं के बगल में एक टेनिस का मैदान था जिसे हम बोलते हैं टेनिस कोर्ट, जिसे टेनिस कोर्ट में खेला जाता है ना, तो यहां पर पहुंचे। ये सारी की सारी भीड़ कहां पहुंच गई, टेनिस कोर्ट में पहुंच गई। और इसको घटना को बोला जाता है टेनिस ओथ। ओथ का मतलब होता है शपथ लेना। तो टेनिस ओथ में ये लोग टेनिस कोर्ट में जाकर क्या करी, ओथ ली, शपथ ली कि जिस तरह से अमेरिका के जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिका को आजाद किया, उस तरह से हम शपथ लेते हैं कि हम भी क्या करेंगे कि जब तक ये लुई 16 के शासन को व्यवस्था को से उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। और इस बात के बाद क्या हुआ, इस बात के बाद राजा ने क्या किया, इन तमाम लोगों को पकड़कर कहां कैद कर दिया, तो वास्टिल दुर्ग नामक जगहों पर। इन सबको जेल था, वो एक जेल था वास्टिल दुर्ग में, क्या किया, सारे के सारे लोगों को कैद कर दिया वहां पे। अब क्या हुआ कि वहां पे सारे के सारे लोग कैद हो गए। क्रांति मतलब एक तरह से दबता हुआ दिख रहा था, लेकिन किसी ने क्या किया कि अफवाह फैला दी वहां पर। अफवाह कैसा फैल गया कि वहां पे इस तरह का अफवाह फैल गया कि जो लुई 16 है ये क्या कर रहा है, विदेश से कई सारे सैनिकों को ला रहा है जो इन्हें क्या करेगा, मारपीट के बराबर खत्म कर देगा। और क्या हुआ कि इस बात की अफवाह के कारण पूरी जनता जो अंदर थी जो बाहर थी, उन्हें जो ही मिला, जो मिला, बांस, खंभा, लाठी, डंडा, जो मिला, भाला फरसा लेकर पहुंचे और उस पूरा वास्टिल दुर्ग को ही तोड़ दिया। इन्होंने पूरा वास्टिल दुर्ग को तोड़कर सारे के सारे कैदी वहां से क्या हो गए, आजाद हो गए। और इसीलिए ये वाला जो वास्टिल दुर्ग पतन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये घटना कब हुई, 14 जुलाई 1789 को हुई। 14 जुलाई 1789 को ये घटना हुई। और यही घटना जो है
है फ्रांस का इतिहास लिख दिया। और 14 जुलाई को, कब से? 14 जुलाई को ही क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है फ्रांस में? 14th ऑफ द जुलाई। जिस तरह से अमेरिका में 4 जुलाई को ही यह बात घोषणा हो गई थी कि हम स्वतंत्र हैं, जिस तरह से 1930 में ही 26 जनवरी को भारत की घोषणा हो गई थी कि हम आजाद हैं, तो आज भी हम 26 जनवरी को क्या करते हैं? एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं कि नहीं? एक संवैधानिक दिवस के रूप में मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? सोच के देखिए। उसी तरह से यहां भी क्या हुआ, 14 जुलाई को यहां पे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, 4 जुलाई अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। तो सारी चीजें क्या हो रही है, देखिए हिस्ट्री क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। भले वो जगह अलग है, लोग अलग है, लेकिन चीजें रिपीट हो रहा है। हालांकि ये ऐसा घोषणा नहीं किए थे। यहां पे क्या हुआ, जब इन्होंने वार्षिक दुर्ग को तोड़कर गिरा दिया तो मान लिया गया कि जब हम वार्षिक दुर्ग को गिरा दिए तो सबसे प्रमुख दिन हमारा यही था, इसीलिए हम 14 जुलाई को ही अपना दिवस मनाएंगे। इसके बाद वहीं दूसरी और क्या हुआ, चुड़ैलों का धावा। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, अब हम आपको बताते हैं वार्षिक दुर्ग का पतन के बारे में। हम आपको थोड़ा सा एक अच्छी जानकारी देते हैं जो आपको सुनकर भी ना काफी मजा आएगा। ठीक है, देखिए अब हम बात बताते हैं आपको। आप सब भगत सिंह के बारे में जानते होंगे। भगत सिंह को फांसी कब पड़ने वाली थी? 24 मार्च को पड़ने वाला था। भगत सिंह को फांसी 24 मार्च को देने जाने वाला था, लेकिन पूरी की पूरी जनता ने, जब गांधी जी जब असफल हो गए, नहीं रोक पाए, तो पूरी की पूरी जनता क्या हो गई कि इसी नारे को लेकर उठी कि एक बार दोबारा भारत में क्या होगा, वार्षिक दुर्ग की पतन की तरह उस जेल की दीवारों को तोड़ दिया जाएगा जिसमें भगत सिंह को कैद किया गया था। और अंग्रेज इस बात से बखूबी जानते थे, उन्होंने फ्रांस की क्रांति को देख रखा था और इस डर से उन्होंने क्या किया, 24 तारीख को ऐलान किया और हमारे भगत सिंह को 23 तारीख को 23 मार्च को ही फांसी पर चढ़ा दिया। अब आप सब देख रहे होंगे कि किस तरह से हिस्ट्री जो है हमें कितनी चीजों से सिखाता है। ब्रिटेन ने इसी फ्रांस की क्रांति को लेकर, इसी वार्षिक दुर्ग की क्रांति से डर कर क्या किया, एक दिन पहले ही उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। इसीलिए कहते हैं ना कि भगत सिंह देखिए कितना समझदार थे। भगत सिंह के कितना कहते हैं कि कितना अंदरूनी उनके पास ताकत थी कि जिस दिन उन्हें फांसी लगने वाला था, उनसे जब पूछा गया कि क्या अंतिम इच्छा है, तो वो पहले ही नहा के बैठे थे। बोले कि बस यही 4-5 पेज बचा हुआ है बुक का, पढ़ लेते हैं फिर दे देना फांसी। अंग्रेज शॉक्ड हो गए कि यार क्या इंसान है यार, सोच के ताज्जुब लगता है। महान है वो माँ जिसने उनको जन्म दिया। चलिए ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं वहीं दूसरी ओर क्या हुआ, चुड़ैलों का धावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो महिलाएं उस रानी के पीछे रोटी के लिए दौड़ रही थी, वो तमाम 10,000 महिलाओं ने क्या किया कि वहां पर क्या है कि पेरिस में 10,000 महिलाओं ने क्या किया कि वारसाई के महल में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि वारसाई के महल में क्या किया, धावा बोल दिया। और क्या किया, उसकी ओर कूच किया, धावा बोला, और इसी घटना को क्या बोलते हैं, चुड़ैल का धावा कहा जाता है। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका डेट मेनली इंपॉर्टेंट होता है। 5 अक्टूबर 1789, 5 अक्टूबर 1789 को क्या हो जाता है कि 10,000 महिलाओं ने क्या करती है, वारसाई के महल में जाकर क्या कर देती है, वारसाई के महल में जाकर हमला कर देती है, उस ओर कूच करती है, इसलिए इसे चुड़ैलों का धावा कहा जाता है। देखिए इतिहास में ये बहुत ही गलत लाइन लिखा हुआ है। हमारे यहाँ भी तो महिलाएं थी, हमारे यहाँ की महिला जो जौहर करती थी, क्या हम उसे क्या बोलते थे, हम भी उसे कोई ऐसी संज्ञा देते थे क्या? आपसे बताइए तो क्या बोलते थे उन्हें हम लोग, जो हमारे यहाँ महिला राजस्थान में जौहर करती थी उन्हें वीरांगना का पद देते थे। मतलब कितना वीरता वाली बात कहते थे उनके साथ। और फ्रांस को देखिए 10,000 महिला विद्रोह कर रही थी, चुड़ैलों का उनको बोला गया, चुड़ैलों का धावा बोला जा रहा है हिस्ट्री में। जरूरी है कि इतिहास में इसको बदला जाना चाहिए। अगर ये भारत में होता तो अभी तक बदल चुका होता, लेकिन वहां के लोग इसको चुड़ैलों का धावा ही बोलते हैं। जाने दीजिए उनकी सोच। देखिए तो क्या हुआ, ये महिला की बहुत बड़ी पराक्रम थी कि उन्होंने क्या किया कि धावा किया और अपने फ्रांस को आजाद किया। क्लियर है, इतना इतिहास में आपको, फ्रांस के इतिहास में इसके अलावा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ टर्म इंपॉर्टेंट है जो आप फटाफट देख लेंगे। फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था कि समानता। हर कोई अगर एक आदमी अगर रोटी खा रहा है तो तमाम लोगों के हाथ में रोटी ही होनी चाहिए। सेकंड क्या था, स्वतंत्रता, कि स्वतंत्रता सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ राजा ही स्वतंत्र होकर नहीं घूमेगा, हर आदमी को क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। इसके बाद बंधुता, एक दूसरे में भाईचारा, एक दूसरे के लिए प्रेम होना चाहिए। ये जो है फ्रांस की क्रांति का तीनों सबसे इंपॉर्टेंट नारा है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। इसके साथ हमें क्या याद रखना है कि फ्रांस की क्रांति को रूसो, मोंटेग्यू और वॉल्टेयर तथा बंधुता, अरे ये बंधुता फिर से लिख दे क्या, ये दो व्यक्ति क्या थे, ये दो व्यक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट थे किसके लिए, फ्रांस के क्रांति के लिए। क्लियर है। इसके बाद फ्रांस की क्रांतिकारियों में दो भागों में बांटा। देखिए फ्रांस की क्रांतिकारी जो थे वो दो भागों में बांट कर रखे थे। तो एक ऐसी ग्रुप बन गया जैसे नरम दल गरम दल, इस तरह का था। एक था जैकोबियन और एक था जीरोदस्त। तो आपसे कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आप इसको देखें। बोलेगा टेनिस कोर्ट ओथ किस देश के क्रांति से संबंधित है, आपको फट से क्लिक करना है क्या,
फ्रांस की क्रांति से। आपसे पूछ देगा बोस्टन चाय पार्टी की क्रांति किससे संबंधित है, मैंने पढ़ाया अमेरिका से संबंधित है। स्टाम्प एक्ट किससे संबंधित है, आपको क्लिक करना है, अमेरिका से संबंधित है। तो इस तरह से तमाम चीजें आपको क्या करना है, आपको बस दिमाग में रखना है कि कहां क्या हुआ है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा जिसमें हम देखेंगे इटली। देखिए इटली क्या हुआ था कि इटली में कोई क्रांति नहीं हुआ था। इटली में और जर्मनी की बात करें तो इटली और जर्मनी में एकीकरण हुआ था। ये सब टूट गए थे छोटे छोटे टुकड़ों में, तो इन्होंने सब मिलकर एक संपूर्ण राष्ट्र का तैयारी किया था। ये पढ़ेंगे हम इटली, जर्मनी, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूस की क्रांति। ये तीनों हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आगे हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सब पढ़ेंगे। और इसके बाद जर्मनी का जो इसमें योगदान था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इसको देखेंगे। भारत का क्या योगदान था इसको देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्लास जो है आने वाला है इटली और जर्मनी से रिलेटेड। होप इतनी बातें जो है आपको समझ में आएगी। इसमें हमें नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कोई सुधार की जरूरत है, आप बिल्कुल कमेंट करें, हमें सजेस्ट करें और अपने भाई समझकर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज यही साइन ऑफ करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ। थैंक यू सो मच।